जवाहर नवोदय विद्यालय एक वरदान। आखिर दशकों बाद भी हम इस शानदार शिक्षा परियोजना से क्यों है अनजान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज मैं आपके समक्ष जानकारी रखना चाहूंगा केंद्र सरकार की एक शानदार शिक्षा परियोजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 में शुरुआत हुई थी उसकी, जवाहर नवोदय विद्यालय। यानी कि आज पूरे देश भर में 661 नवोदय विद्यालय हैं और लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय मौजूद है। तो इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से हुई थी? इस परियोजना में इन विद्यालयों में जो एडमिशन की प्रोसेस है वो क्या है और किन किन को वरीयता दी जाती है, यानी किस किस क्षेत्र के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है, या इसके क्या फायदे हैं और इसमें पढ़ने के क्या क्या लाभ है, ये सब जानकारियां मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 में इन विद्यालयों की जो शुरुआत है वो किस उद्देश्य से की थी, वो मैं बताना चाहूंगा। कि पहले उस समय के दौर में स्कूलों की बड़ी समस्या थी और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अच्छा एजुकेशन मिले, इस उद्देश्य से इन विद्यालयों का जो भी है एक शुरुआत की थी, या कहते हैं स्थापना की थी, जिसमें पूरे जिले से 80 लड़के लड़कियों का चयन होता है और उनमें से भी 75% यानी कि 60 बच्चे गांव के लिए जाते हैं और 20 बच्चे यानी 25% शहरी क्षेत्र के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे SC, ST, OBC, गर्ल्स, इनके हिसाब से भी रिजर्वेशन होता है। और उस समय के दौर में वास्तव में एक वरदान के रूप में शुरुआत हुई थी और आज भी यह परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार रोल अदा कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अच्छा एजुकेशन के हिसाब से इसमें चयन के लिए एग्जाम रखे जाते हैं, यानी कि JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की एक जो परीक्षा, प्रवेश परीक्षा होती है, और उस प्रवेश परीक्षा में हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता, वैसे कई क्षेत्रों में जहाँ क्षेत्रीय भाषा अलग है तो वहाँ हिंदी के अलावा जो भी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है या अंग्रेजी रखी जाती है। बाकी जैसे उत्तरी भारत में हम बात करें तो हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता इसमें आती है। पूरे 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें तो पूरे जिले से टॉप के मेरिट बनती है और मेरिट के अनुसार जैसे लड़कियों का भी आरक्षण होता है, SC का भी है, ST का भी है, ग्रामीण के है, हर कैटेगरी के हिसाब से कुल मिलाकर 80 लड़के लड़कियां जो टॉप लिस्ट में आते हैं उनका यहाँ एडमिशन हो जाता है। और इस विद्यालय में जो भी शिक्षा होती है वो को एजुकेशन है, यानी लड़के लड़कियों की पूरे सबके लिए स्कूल है। और साथ ही आवासीय विद्यालय, यानी यहाँ पे रहना, खाना, खेलना कूदना सब कुछ यही होता है। और साथ ही जो यहाँ के गुरुजन है वो भी वहीं रहते हैं, उनके लिए भी रेजिडेंस की वहीं पे व्यवस्था रहती है। तो आगे मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में ये परियोजना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही शानदार परियोजना है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती है जैसे खेल कूद है, कला है, या संगीत है, या अन्य जो भी गतिविधियां होती है जो अदर एक्टिविटीज अपन बोलते हैं, तो उन सभी से संबंधित पर्टिकुलर अध्यापक रहते हैं और उनके अध्यापन से या उनके गाइडेंस में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। साथ ही आगे हम बात करेंगे कि जैसे आज भी इन विद्यालयों के बारे में बहुत से क्षेत्रों में जानकारी नहीं है। आज हम देखें तो लगभग 40 वर्ष हो गए हैं इस परियोजना को शुरू है,
लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी इनकी जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में जहाँ पे वास्तव में इन विद्यालयों में पढ़ने हेतु बच्चों को जरूरत है, यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी स्कूलों की समस्या है, या जो अच्छी प्रतिभा है उनके लिए उन क्षेत्रों में अच्छी स्कूलें उपलब्ध नहीं है, तो उनको वास्तव में इन विद्यालयों में एडमिशन लेने की जरूरत है और उनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में वहाँ पे फॉर्म नहीं भरे जाते, और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें बच्चे नहीं बैठ पाते, तो इनके कारण वो बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो मेन ये है कि अपन सबको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पे और जिन क्षेत्रों पे इनकी जानकारी नहीं है वहाँ पे अपन जानकारी देने का प्रयास करें। साथ ही सरकार तो प्रयास कर ही रही है, और जब भी इसके जो एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं तो पेपर में या अन्य कई तरीकों से प्रचार प्रसार किया जाता है। फिर भी अपन व्यक्तिगत भी जहाँ पे भी अपने को लगता है तो हमें आपस में बताना चाहिए कि ये परियोजना बहुत अच्छी परियोजना है और अपने बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए। तो साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो 6 क्लास में तो 80 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन होता ही है, साथ ही 6, 7, 8 में यदि कुछ सीटें खाली हो जाती हैं, सीटें खाली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार बच्चे का मन नहीं लगना, या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जिनका ट्रांसफर हो जाता है तो वो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि सीटें खाली हो जाती है तो 9th में भी एडमिशन होता है। तो 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई होती है। शुरू में जो 6 में आते हैं तो 6 से 12th तक पढ़ाई होती है। वैसे यदि इनका 9th में होगा तो 9th से 12th तक पढ़ाई हो जाती है। और वैसे यदि 9th और 10th में कोई सीटें खाली होती है तो वो 11th में दोबारा भर जाती है। तो 11th और 12th यानी 2 साल तक बच्चे वहां पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे JNUST 6 क्लास में एडमिशन के लिए होता है, वैसे ही 9th में एडमिशन के लिए भी एग्जाम होती है, लेकिन 11th में एग्जाम के लिए कोई एग्जाम नहीं होती। वो 10th की जो मेरिट होती है उसके आधार 10th के जो मार्क्स होते हैं उनकी मेरिट बनती है, उनके आधार पर एडमिशन होता है। और उसमें भी जिस कैटेगरी की सीट खाली होती है उसी कैटेगरी से सीट भरी जाती है 9th और 11th दोनों में ही। यानी कि जैसे SC की सीट खाली है तो SC की भरी जाएगी, ST के तो ST की भरी जाएगी, या OBC के तो OBC की। यानी कि उस समय वही सीट भरी जाती है खास तौर से जो उपलब्ध होती है। अब आगे बात करेंगे कि जहां पे वंचित क्षेत्र है, यानी जहां पे आज भी नॉलेज नहीं है, तो वहां पे प्रचार की जरूरत है। साथ ही कई जगह ऐसा भी देखने में आया है कि जहां पे पता है कि नवोदय विद्यालय एक परियोजना है और इसके लिए एग्जाम होती है और मेरिट में नंबर आने के बाद बच्चे का वहां पे एडमिशन हो जाता है, लेकिन कई अभिभावक वहां पे भी अपने बच्चों का फॉर्म भरवाने में हिचकिचाते हैं। वो बोलते हैं नहीं जी हमारे बच्चे तो अभी इतने इंटेलिजेंट नहीं है, या पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। तो ये चीज वास्तव में देखें तो बहुत गलत है। अपने बच्चों को कभी भी कमजोर नहीं समझे, हमेशा देखना चाहिए कि कोई ना कोई हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट होता है, और कोई खेल कूद में होता है तो कोई पढ़ाई में होता है, कोई अदर एक्टिविटी जैसे कला या संगीत में होता है, तो कोई एथलीट में होता है। तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट होता है। और वैसे कोई भी यदि प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें अपने बच्चों को भाग जरूर दिलाना चाहिए। उनका नंबर आना बाद की बात है, पहले फॉर्म तो भरवाएं अपन। यदि फॉर्म ही नहीं भरवाएंगे तो नंबर आना तो दूर की बात है। तो पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो भी पहला कदम है वो जरूर बढ़ाएं, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर की या कहते हैं ना कि मीलों की दूरी जो भी है कदम से शुरू होती है, नहीं पहले कदम से ही उसकी शुरुआत होती है। तो अपनी तरफ से जो पहला कदम है उसका जैसे फॉर्म भरवाना है, एग्जाम में बिठाना है, तो ये जरूर बढ़ाएं। वो बात की बात है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास में वो एग्जाम फाइट नहीं कर पाते उस समय, जो भी उनकी कहते हैं ना कई बार एग्जाम के टाइम बच्चे उतना फोकस नहीं कर पाते, और जो इंटेलिजेंट बच्चा वो फोकस नहीं कर पाया, और हो सकता है जो नॉर्मल बच्चा है वो भी पेपर अच्छी तरह से दे दिया उसने तो सेलेक्ट हो जाता है। तो हम फॉर्म जरूर भरवाएं, कभी भी उनको फॉर्म भरने से या एग्जाम में बैठने से वंचित न करें। इसके अलावा मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि
नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई तो होती है, साथ ही वहां पे बच्चों का एक सर्वांगीण विकास होने का भी अच्छा माहौल मिलता है। क्योंकि एक तो अदर एक्टिविटीज यानी आर्ट है और जैसे संगीत है, इन सब के लिए भी अलग अलग सब अध्यापक होते हैं, गेम्स वगैरह के लिए, एथलेटिक्स वगैरह के लिए। साथ ही वहां पे बच्चे आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर से दूर पूरे जिले के अलग अलग बच्चों के साथ तालमेल बिठाते हैं, वहाँ के एक्टिविटीज के हिसाब से अपने आप को डालते हैं, तो उस हिसाब से वो एक आत्मनिर्भरता में भी अच्छे मतलब ताकतवर हो जाते हैं। साथ ही इन विद्यालयों में है एक माइग्रेशन की प्रोसेस, यानी कि जैसे अलग अलग, जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र से अहिंदी भाषा क्षेत्र में बच्चों का माइग्रेशन होता है। तो उसमें क्या है कि 9th क्लास में जैसे बच्चे होते हैं, तो जिस स्कूल में माइग्रेशन होता है तो वहां के बच्चे तो इस स्कूल में आएंगे, यानी कि जिनको कनेक्ट किया होता है दो स्कूलों को, तो 30% बच्चे हैं 9th में, जितने बच्चे होते हैं उनके 30% बच्चे अदला बदली होते हैं। तो जिस विद्यालय में बच्चे जो पहले से पढ़ रहे थे वो हो सकता है हिंदी भाषी क्षेत्र हो, तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर है, भाषा है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो हिंदी भाषा से जो बच्चे आ रहे हैं वो हिंदी भाषा क्षेत्र में जो वहाँ का जो संस्कृति है, ये भाषा, उसके बारे में उनको नॉलेज मिलता है। साथ ही उनको एक नई जगह मिलती है तो उनमें एक चाह भी रहता है, देखो इधर क्या क्या देखने को मिलेगा, या जो भी आसपास में क्या क्या खास है, या किन चीजों के लिए इलाका पॉपुलर है, कैसा वातावरण है, कौन कौन सी फसलें होती है आसपास में, इन सब की उनको जानकारी मिलती है। प्लस से दूर दराज के बच्चों से उनकी एक जानकारी भी बढ़ती है। तो ये एक माइग्रेशन का सिस्टम भी इन स्कूलों में बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का ये कहते हैं ना कि अपन बहुमुखी विकास भी होता है। और अब हम आगे बात करते हैं, जैसे ये जो वरदान साबित वास्तव में उस हिसाब से हुआ था कि पहले स्कूलों की जो समस्या तो थी, साथ ही जैसे बच्चे यदि दूर दराज के स्कूलों में जाते हैं तो उस समय सड़कों की भी बड़ी समस्या होती थी, या तो पैदल चलो या और कोई साधन है, यानी उसमें साइकिल वगैरह भी लेके नहीं जा सकते थे। अब तो चलो सड़कों से जुड़ गए, हमारे जो भी है गांव भी है, फिर भी अपन आगे बात कर सकते हैं कि इन विद्यालयों का जो महत्व है आज भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस दौर में स्कूलों की समस्या थी तो ये ज्यादा अच्छे साबित हो रहे थे, और आज यदि सड़कों की या स्कूलों की समस्या नहीं है तो इनकी उपयोगिता नहीं है। ऐसा नहीं है, आज भी इनका बड़ा महत्व है। और यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद में यदि बच्चा योग्य है तो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब ही लगे या कोई अच्छी मतलब नौकरी में लगे, वो अदर एक्टिविटीज में, यानी कि वो बिजनेस लाइन में भी आगे अच्छा कर सकता है, या और भी कई तरीके के जो क्षेत्र हैं उनमें भी अपना स्थान बना सकता है। तो इसमें यही है कि हम जरूर अपने परिवार में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो तीसरी से 5वीं तक, उनका फॉर्म भरवाएं और एग्जाम में बैठने के लिए जरूर उनको तैयार करें, अपनी तरफ से प्रेरित भी करें और अपन जागरूक भी रहें। साथ ही इसके मैं शुरू से इसमें जैसे बताया कि फॉर्म भरे जाते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय 6th में एडमिशन के लिए, तो उसमें एक जो कुछ योग्यताएं हैं वो जरूर मतलब उनको ध्यान में रखना चाहिए अपने फॉर्म भरते समय। जैसे बच्चों को तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई है वो उस बच्चे की मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूल में ये होनी चाहिए। जरूरी नहीं सरकारी हो, लेकिन प्राइवेट हो तो भी मान्यता प्राप्त स्कूल होनी चाहिए, और वो तीसरी चौथी 5वीं लगातार होनी चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें उम्र है वो 8 से लेकर 12 साल तक रखी गई है, यानी कि इस उम्र के बीच के ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे 5वीं क्लास में फॉर्म भरे जाते हैं तो ये फॉर्म जनरली जुलाई अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक भरे जाते हैं, और उनकी एग्जाम फिर जनवरी में हो जाती है, यानी मोस्टली जनवरी के सेकेंड सैटरडे को एग्जाम होती है। जैसे कई इलाकों में जैसे स्कूलों का टाइम अलग रहता है तो वहाँ पे अप्रैल में एग्जाम होती है, और वैसे ही ये मान सकते हैं कि जहाँ पे जनवरी में एग्जाम होती है
तो उनका रिजल्ट मार्च तक आ जाता है, और जहाँ अप्रैल में होती है उनका रिजल्ट मई तक आ जाता है। वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अब जो भी हर साल की जो गाइडलाइन होती है उस हिसाब से जानकारी सबको मिल जाती है। लेकिन मोस्टली यही होता है कि जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म भरे जाते हैं, और जनवरी या मार्च में अप्रैल में एग्जाम हो जाती है। तो इस एग्जाम में आपको मैंने बता ही दिया क्या क्या आता है, साथ ही कितनी सीटें, जैसे 6 क्लास में 80 सीटें हैं, और बाकी 9th और 11th में जितनी सीटें खाली होती है उस हिसाब से होता ही है। और कई जगह क्या होता है कि SC/ST की पॉपुलेशन के हिसाब से एक जिले में 2 विद्यालय भी खुल जाते हैं, तो वहां पे सीटों की संख्या बढ़ भी जाती है। जैसे एक विद्यालय में 80 तो दूसरे में 80 यानी 160 तक भी पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है, और उसमें भी SC/ST की कितनी पॉपुलेशन है। तो खासतौर से ये तो आपको बता ही दिया कि ये उसमें योग्यता होती है इस, और 3 बार एडमिशन होते हैं 6th में, 9th में और 12th में। और उसके अलावा ये बताया कि वहाँ पे आवास की व्यवस्था होती है विद्यालय में, तो रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, खाना भी बना बनाया मिलता है, बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छी व्यवस्था रहती है। और साथ ही जैसे को एजुकेशन, यानी कि लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए विद्यालय है, तो वहाँ पे अलग अलग छात्रावासों की भी अच्छी व्यवस्था होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जैसे लड़कियों के लिए अलग छात्रावास होते हैं, वहाँ पे जो महिला टीचर होते हैं उनके क्वार्टर भी वहाँ पास में रहते हैं, और वार्डन वगैरह की सबकी व्यवस्था होती है। और वैसे ही बॉयज के होते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर वार्डन वगैरह सब रहते हैं, और हॉस्टलों में समय समय पर बच्चों का ध्यान रखना, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब का पूरी व्यवस्था होती है, यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो हम बेहिचक फॉर्म भरवाकर और एग्जाम जरूर दिलाएं, और एग्जाम में नंबर आ जाता हो तो हम खुशी खुशी वहां भेजें, क्योंकि मम्मी पापा बच्चे के साथ हमेशा अंगुली पकड़ के नहीं रहते, लेकिन उनको जो शिक्षा दिला देते हैं, जो उनको संस्कार दे देते हैं, या जितना आत्मविश्वासी उनको बना देते हैं, वो आत्मविश्वास हमेशा उनके साथ रहेगा, वो शिक्षा उनके साथ रहेगी, और जो भी ये संस्कार भी उनके साथ रहेंगे। तो हम प्रयास करें कि ये कंपटीशन के इस दौर में हम अच्छा एजुकेशन दिलाने के साथ साथ उनको आत्मविश्वासी बनाएं, मजबूत बनाएं। तो कभी भी किसी प्रकार का संकोच न करें यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो। साथ ही मेरा खुद का एक अनुभव बताना चाहूँगा। मैं भी नवोदय विद्यालय सरदार शहर जो चूरू राजस्थान में है उसका विद्यार्थी रहा हूँ, और मेरा गांव सरला जो कि सुजानगढ़ से पश्चिम साइड में 21 किलोमीटर दूर है, तो मेरे लिए तो वास्तव में ये वरदान ही साबित हुआ। तो क्योंकि हमारे गांव में उस समय 5वीं तक की स्कूल थी, और आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तब 8वीं तक की स्कूल थी, लेकिन उस रास्ते में कोई सड़क नहीं थी, तो पैदल आना जाना, वो भी बालू मिट्टी में, बड़ा दुर्गम था। तो मेरे लिए जैसे वरदान साबित हुआ, तो वैसे ही आज भी दूर दराज के क्षेत्रों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए तो वरदान निश्चित ही साबित होगा ही। साथ ही अन्य बच्चों के लिए भी आज भी ये वरदान से कम नहीं है। तो जरूर इस परियोजना का हम लाभ उठाएं, और केंद्र सरकार की ये शानदार शिक्षा परियोजना है, तो इसमें यदि जहाँ पे भी मौका मिलता है तो अपने बच्चों को एडमिशन कराने से वंचित न करें, प्रयास करें। धन्यवाद।